Hello everyone. Today's our topic is Article 13. Article 12 I have already taught you. Now I am going to tell you about Article 13. Article 12 and Article 13 जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं. आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से वो देख सकते हैं. आर्टिकल 13 जो है वो बेसिकली डील करता है आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट. It actually prevents the arbitrary action of state on fundamental rights. तो ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आर्टिकल 13 है क्या. आर्टिकल 13 कहता है कि इंडिया में जो भी लॉज हैं, चाहे वो परमानेंट है नेचर में, चाहे वो टेम्परेरी लॉज हैं, उन लॉज जो भी आर्टिकल 13, उन सबको आर्टिकल 13 की कैटेगरी में रखा गया है. और ये कहा गया है कि स्टेट जो है कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकता अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. दैट मीन्स कि जो भी लॉज इस कंट्री में इन्फोर्स्ड हैं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करने चाहिए, वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए. ये जो पूरी आर्टिकल 13 है वो कहता है इट प्रिवेंट्स द आर्बिट्ररी इन्वेजन ऑफ स्टेट ऑन फंडामेंटल राइट्स. दैट मीन्स कि जब भी स्टेट कोई भी लॉ जो है वो बनाएगा इस कंट्री में, अगर उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है ऑन फंडामेंटल राइट्स तो उन लॉज को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा. दैट मीन्स कि वो लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं होगा. ऑल्दो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा कि आर्टिकल 13 क्या है, इसीलिए इसको 4 प्रिंसिपल्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. ये जो 4 प्रिंसिपल्स है ये एक एलेबोरेटिव डिस्क्रिप्शन देंगे अबाउट आर्टिकल 13. बुक्स में ज़्यादातर आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलेंगी. आई होप सो कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आर्टिकल 13 जो है वो थॉरली बता सकूं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की. आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो बेसिकली डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो लॉज हैं दैट एनफोर्स्ड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स्ड होने से पहले, इमीडिएटली पहले जितने भी लॉज इस कंट्री में थे उन सबको हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन एनफोर्स्ड हुआ था. तो इससे पहले जितने भी लॉज हैं वो सब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं. तो इन लॉज के लिए बोला गया कि क्या ये लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ इनका रिलेशन कैसा रहेगा. तो बोला गया कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट होते हैं विद प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट से, देन इट शैल टू बी द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंटी इट शैल बी वॉइड. यानी अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उनसे इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो उस केस में उन लॉज को भी वॉइड कर दिया जाएगा. लेकिन ये सब वॉइड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है, जिन्हें हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्फेरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्फेरेबिलिटी. आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के ये 2 कॉन्सेप्ट क्या हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्फेरेबिलिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ स्फेरेबिलिटी का लिटरल मीनिंग हो गया टू सेपरेट लॉज. दैट मीन्स कि अगर कोई भी लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो उस पूरे लॉ को नल एंड वॉइड करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्फेरेबिलिटी लगाएंगे. दैट मीन्स कि वो प्रोविजन जो कि फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, उस प्रोविजन को हम उस पूरे लॉ से अलग कर लेंगे और जो रेस्ट ऑफ द लॉ है उसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे. इसको मैं आपको समझाती हूँ एक केस के थ्रू जिसको बोलते हैं AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. Cases are very important for your preparation point of view because it will give you extra edge to others, plus at the same time it will give you a very innovative answers. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप केसेस जो हैं वो साथ साथ इनके साथ जो हैं हर टॉपिक के साथ केसेस आपको पता होने चाहिए. तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या हुआ कि जो सेक्शन 14 थी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसका सेक्शन 14 जो है वो ये कहता था कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है वो रिवील नहीं किए जाएंगे. तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, यानी ये फंडामेंटल राइट के वायलेटिव था. तो इसलिए सेक्शन 14 को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से जो थे वो सेपरेट कर लिया गया और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया.
क्योंकि सेक्शन 14 जो था वो क्या था, वॉयलेटिव था। तो अभी आपको समझ आ गया होगा, सेपरेट का मतलब हो गया कि आप किसी भी लॉ के किसी भी सेक्शन या क्लॉज जो कि वॉयलेटिव है फंडामेंटल राइट की, उसको उस पूरे लॉ से सेपरेट कर लेंगे, यानी उसको फिल्टर आउट कर लेंगे और जो रेस्ट ऑफ द लॉ है उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। फर्दर इसी के आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो इसी की कंटिन्यूएशन है। इसका मतलब ये है कि वो लॉ जो आपने सेपरेट कर दिया था, यानी जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 14, तो उसे भी वॉइड करने की जरूरत नहीं है, उसे भी हम हाइड कर सकते हैं। और टू शेडो, इक्लिप्स मीन्स टू हाइड और टू शेडो, यानी उस प्रोविजन को आप थोड़ी टाइम के लिए शेडो कर दीजिए, यानी उसको इंप्लीमेंट मत कीजिए, उसको हाइबरनेशन में डाल दीजिए, और आगे आके जब भी फंडामेंटल राइट्स अमेंड होंगे, अगर वो प्रोविजन उससे रिलेट करता है, कंसिस्टेंट हो जाता है फंडामेंटल राइट से, तो उस हाइड आउट प्रोविजन को आप दोबारा से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपके हर केसेस जो है वो वीडियोस के थ्रू आपको बता सकूं। ऑफलाइन क्लासेस में हमने ये डिटेल में किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो कि केसेस पे आने वाली है, इंपॉर्टेंट केसेस पे, वहां पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ बस आप इतना याद रख लीजिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को लेके सबसे इंपॉर्टेंट केस है बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट 1947 में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट थे। तो पहले उन प्रोविजंस को इस पूरे लॉ से हाइड आउट कर लिया गया, यानी उनको पहले सेपरेट किया गया, फिर उसको हाइड कर दिया गया। और जब 1950 के बाद जब फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट्स होने लगी, तो जो हाइड आउट प्रोविजंस थे, जब वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो गए, तो उन प्रोविजंस को भी इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो ये था आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 1। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं है, उन्हें सिंपल जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है पूरे लॉ से, और फिर उसे बाद में फिल्टर आउट करने के बाद उसे हाइड आउट कर दिया जाता है। और हाइड आउट तब तक किया जाता है जब तक कि वो प्रोविजन पूरे फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट ना हो जाए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो लॉज हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद इस कंट्री में एनफोर्स्ड हुए, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हुआ। इन लॉज के लिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली ये कि इस प्रोविजन में ये बताया गया कि स्टेट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगे। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स, और अगर any law made in contravention to that extent then it should be null and void। यानी कि अगर कोई लॉ बन भी जाता है और वो किसी भी एक्सटेंट में अगर फंडामेंटल राइट के वायलेटिव है, तो आप यहाँ पे भी ये दो प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो इनकंसिस्टेंट रहता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो ये था आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को भी इंसर्ट किया गया था बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअली मैं बार बार आपको लॉज बोले जा रही हूँ। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताया गया है कि हम किन लॉज की बात कर रहे हैं। तो इस कंट्री में, इंडिया में, कोई भी परमानेंट लॉज या फिर टेम्परेरी लॉज या फिर कोई नोटिफिकेशंस या रेगुलेशंस, अगर वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होंगी तो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 उन्हीं के साथ डील करता है कि किन लॉज की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 13(3) के अंदर सारे परमानेंट लॉज आते हैं। परमानेंट लॉज मतलब जो लेजिस्लेचर्स लेकर आते हैं, दैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज जो लॉज लेकर आती हैं, अगर वो लॉज इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट के तो उनको वॉइड कर दिया जाएगा। और एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी लॉज मीन्स ऑर्डिनेंसेस जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स लेकर आते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स और यूसेज, ये सब जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू आते हैं। तो अगर ये भी इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के तो उनको वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल में एक एक्सेप्शन है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंडर कौन से एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंडर पर्सनल लॉज
और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस नहीं आती हैं। पर्सनल लॉज क्या होते हैं? पर्सनल लॉज मीन्स लॉ दैट अप्लाइज टू ए सर्टेन क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन रिलीजन, कल्चर एंड फेथ। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हिंदू लॉज हैं या शरिया लॉज हैं, तो उनके अंडर उन लॉज पे फंडामेंटल राइट का ये वाला प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होता, यानी अगर वो इनकंसिस्टेंट होंगे भी तो भी स्टेट इसमें कुछ कर नहीं सकता। दूसरा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि जो भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए जो नोटिफिकेशंस निकाली जाती है, उन्हें भी एक्सेप्शन दी गई है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। तो ये जो एक्सेप्शन है, ये दो ही लॉज पे, एक पर्सनल लॉज और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस पे। बाकी अदरवाइज जितने भी लॉ इस कंट्री में है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए फंडामेंटल राइट से। इसी के साथ डील करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 3। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 4 की। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है वो अमेंडमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया था। ट्रिकी पार्ट इसमें ये रहेगा कि ये अभी तक हम जितने भी क्लॉजेज और आर्टिकल्स की बात कर रहे थे अंडर आर्टिकल 13, हम उनमें बहुत से लॉज की बात कर रहे थे और वो लॉज अंडर आर्टिकल 13 के साथ डील करते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, जो कि अंडर आर्टिकल 368 आते हैं। तो इस आर्टिकल को इस क्लॉज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत से केसेस आए, जिसमें हमने देखा शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशव नंदा भारती केस। ये सारे केसेस इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको ये सभी केसेस बताऊंगी और मैं बताऊंगी कि किस तरीके से 368 आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को जो है वो डिस्टिंग्विश किया गया है, प्लस किस तरीके से 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थी वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो गई। यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए सिर्फ ये है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में के थ्रू जो है वो ऐड किया गया था, एक चीज़। और दूसरा ये कि इसमें सिंपली ये बोला गया था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of the constitution made under 368। that means कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के अंडर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होती हैं वो आर्टिकल 13 का पार्ट नहीं बनेगी। दैट मीन्स अगर अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13, अगर वो वायलेटिव भी होंगी फंडामेंटल राइट्स के, तो भी कोई भी अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13। दैट मीन्स कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर वॉयलेट करती है फंडामेंटल राइट्स को, फिर भी उनको चैलेंज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 13। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 13। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट केसेस है रिलेटेड टू DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट, वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।